ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती। तो मम्मा से किसी ने, उनको प्यार से मम्मा भी कहते हैं, तो मम्मा से किसी ने पूछा कि मम्मा, हम सदा निश्चिंत कैसे रहें, मन में भय उत्पन्न नहीं हो, वो कैसे संभव हो, कोई युक्ति बताइए आप। तो मम्मा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था। मम्मा ने कहा कि कभी भी किसी से, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं कहो कि जिससे वो फायदा उठावे। भविष्य में वह जो आपने बात कही है, वह बात वो किसी दूसरे को कह के या उस व्यक्ति को कह के उसका गैर फायदा दुरुपयोग करे, ऐसा आप किसी से कोई चर्चा नहीं करो। क्योंकि जो चर्चा की हुई होगी वो किसी न किसी रूप में बाहर जरूर जाएगी और वो वातावरण में फैलेगी जरूर। और जब हमने देखा है, आप सबने भी अनुभव किया होगा कि जब कोई किसी को कहता है ना कि मैं आपको एक विशेष बात बता रहा हूं, केवल आपको बता रहा हूं, आप और किसी को नहीं बताना, ये केवल आपको ही बता रहा हूं, आप अपने तक ही रखना। और होता क्या है, यही होता है कि वह भी अपने किसी खास को यही कह के बता देता है कि मैंने ऐसी एक बात सुनी है, आप अपने तक ही रखना और किसी को नहीं बताना। और वो तीसरा व्यक्ति भी चौथे को यही कहकर आगे बताता है। तो ये बात छुपती नहीं है, जो बात कही गई है वो बात छुपती नहीं है। हर एक का कोई न कोई क्लोज होता ही है कि जिससे वो अपने मन की बात शेयर करके हल्कापन अनुभव करता है, खुशी का अनुभव करता है, या एक निश्चिंतता का अनुभव करता है कि चलो मैंने किसी को बता दिया, शेयर कर लिया। तो इस प्रकार से वो बात आगे से आगे चलती रहती है। तो मम्मा ने अपने जीवन में इस धारणा को बहुत पक्का रखा कि किसी से कोई भी बात ऐसी नहीं करेंगे कि जिससे भविष्य में कोई उसका दुरुपयोग करे। और आपने अनुभव किया होगा कि अगर आपके मुख से भी ऐसी कोई बात कभी निकल जाती है किसी के सामने, चाहे किसी का अवगुण बताया, चाहे किसी की कमियां बताई, चाहे किसी की कोई बुराई कही, फिर आपके मन में अंदर जो है ना, एक अदृश्य भय जो है वो घर कर जाता है। अरे कहीं ये किसी को कह तो नहीं देगा, ये किसी को बता तो नहीं देगा, इस प्रकार का एक भय अंदर में हो जाता है। तो ये सारे विश्व के लिए सत्य है कि ऐसा होता ही है कि किसी को कही हुई बात कहीं तक पहुंच ही जाती है। और मजा तो तब आता है कि 2-4 दिनों के बाद कोई तीसरा ही व्यक्ति आपको वही बात सुनाता है और यही कहता है कि ये बहुत राज की बात है, आप और किसी को नहीं बताना। तो वही बात आपको भी वापस सुनने को मिलती है जो आपने 4 दिन पहले किसी को सुनाई थी। हाँ, फर्क जरूर पड़ जाता है। क्या फर्क पड़ता है? आपने जो सुनाई थी
वो उससे किसी बहुत उसमें मिक्स होके नमक मिर्च लग के अलग ही टेस्ट होके फिर आपके पास वापस आती है। तो इस प्रकार से दुनिया में ठीक ही कहते हैं कि एक बार कमान में से तीर निकल जाता है तो वो वापस नहीं आ सकता। इसी प्रकार एक बार मुंह से शब्द निकल जाता है फिर वो वापस नहीं आ सकता है। इसलिए अपने शब्दों को बहुत माप तोल कर सोच समझ कर फिर बोलना चाहिए। अभी तक तो हम सुनते थे कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन अब जमाना बहुत एडवांस हो गया है। साइंस ने बहुत प्रगति कर ली है। मनुष्य चांद तक तो पहुंच गया है, मंगल पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। इस पृथ्वी पर मनुष्यों का स्थान रोबोट ले रहे हैं। तो ऐसी एडवांसमेंट में इस कहावत में भी एडवांस हो गया है। क्या एडवांसमेंट हुआ इस कहावत में? पहले कहते थे दीवारों के भी कान होते हैं, और अब यह हो गया है हवाओं के भी कान होते हैं। सो आपने चार दीवारी के अंदर किसी को कहा हो और किसी को पता चला हो, वो तो छोड़िए, अभी तो आपने कहीं बाहर भी किसी को कुछ कह दिया, गुप्त रीति से कहा, लेकिन हवाओं के कान होते हैं तो वो बातें घूमती हुई चली ही जाएगी। और दीवारों के भी कान होते हैं, ये भी क्यों कहावत पड़ी? आपने सुना होगा या आपने देखा भी होगा कि लखनऊ में एक भूल भुलैया बना हुआ है। मेरे को भी जाने का चांस मिला था, मैंने भी देखा है। वो ऐसे ईंट सीमेंट से नहीं बना है, लेकिन बहुत प्रकार की प्राकृतिक आइटम्स को मिक्स करके वहाँ के नवाब ने अपनी स्वरक्षा के लिए उसको बनाया था बहुत वर्षों पहले। और उसमें कोई भी व्यक्ति जाता है तो अगर गाइड की मदद नहीं मिले तो गुम हो जाता है कि बाहर कैसे निकला जाए। तो वो नवाब ने अपनी रक्षा के लिए उसे बनाया। तो अगर कोई दुश्मन वहां पहुंचता और आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी वो आपस में दो जने कुछ भी बात करते, तो वो बात नवाब अपने स्थान पर बैठा हुआ सुन सकता था। उस समय कोई वायरलेस की सुविधा नहीं थी, कोई सीसीटीवी कैमरे की सुविधा नहीं थी, कुछ भी नहीं था, फिर भी वो सुन लेता था, क्योंकि उसने वो जो दीवारें बनाई थी उस महल की, वो इस प्रकार से बनाई थी कि आप कहीं भी खड़े रह के कुछ बात करेंगे तो वो ट्रांसमिट होती जाएगी। तो उसके कारण से ये कहावत पड़ गई, दीवारों के भी कान होते हैं। लेकिन आज के जमाने में मैं आपको एक सत्य घटना बताता। एक नवयुवान नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया, डायरेक्टर की पोस्ट थी। तो उसको टाइम दिया गया था कि आप 11 बजे, कंपनी में एड्रेस दिया था कि यहाँ पहुँचना और रिसेप्शन पे कार्ड बताना, तो आपको इंटरव्यू रूम तक ले जाएंगे। तो वो गया, रिसेप्शन पे अपना कार्ड दिखाया कि मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है आज। तो जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने बताया कि आप 5th फ्लोर पर रूम नंबर 506 में चले जाइए। अब वो रिसेप्शनिस्ट के वहाँ से लेकर रूम नंबर 506 तक गया लिफ्ट के द्वारा, और वहाँ उसको बाहर 10-15 मिनट वेट करना पड़ा। फिर उसको अंदर बुलाया, अंदर उसका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में उसने बड़ी शालीनता दिखाई, बोलने में भी मधुरता थी और अच्छी प्रकार से उसने इंटरव्यू दिया, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ।
किस बात से लिए सिलेक्शन नहीं हुआ कि उसका बिहेवियर बहुत रूड बिहेवियर है और वह एक टीम की लीडर के रूप में काम नहीं कर सकता है। इंटरव्यू वालों को कैसे पता चला? क्योंकि उसने इंटरव्यू में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था सामने तो, लेकिन इंटरव्यू वालों ने उसको रिसेप्शन से लेकर रूम नंबर 506 के सामने वेटिंग करने तक का पूरा उसका सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखा कि वो कैसे दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करता है, दूसरों को किनारे करके आगे जाने की कोशिश करता है, वो कैसे जोर जोर से हाथ हिला के बात करता है। वो सारी चीजें उसकी सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग हुई और उसके आधार पर वह नौकरी नहीं मिल सकी उसे। तो हम ये समझते हैं कि हमको कोई नहीं देख रहा है, पर वास्तव में क्या होता है कि हमें कोई न कोई देख रहा होता है। हमारी एक्टिविटी कहीं न कहीं रिकॉर्ड हो रही होती है और उस एक्टिविटी के आधार पर हमें परिणाम भी मिलते हैं। इसलिए ये कोई गलत फहमी में नहीं रहे कि मैंने जो भी कहा, मैंने जो भी किया, वो किसी को पता नहीं है। बहुत से भाई बहनों को एक और गलत फहमी होती है। क्या गलत फहमी होती है कि उनके मोबाइल में उन्होंने कुछ ऐसे फोटो ले लिए जो ठीक नहीं थे, उन्होंने कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग रख ली जो ठीक नहीं थी, अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में भी इस प्रकार का मटेरियल उन्होंने रख लिया जो ठीक नहीं था, ऐसी वेबसाइट्स उन्होंने देखी कि जो ठीक नहीं थी, या व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में ऐसी चैट्स की उन्होंने जो ठीक नहीं थी, और फिर वो उसको डिलीट कर देते हैं। फिर वो समझते हैं कि अभी तो डिलीट हो गई, अब कौन देखेगा इसको, अब तो कोई नहीं देख सकता। अब अगर मेरा मोबाइल चोरी भी हो जावे या इसका लॉक कोई खोल भी देवे, किसी को इसका पिन नंबर पता भी चल जावे, तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने वो सब चीजें डिलीट कर दी। पर फ्रेंड्स, एक बार जो क्रिएट हो गया ना, वह कभी भी परमानेंट डिलीट नहीं होता है। आपने रिसेंटली टीवी न्यूज में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि जब ये सीबीआई, सीआईडी या ईडी या पुलिस या इनकम टैक्स वाले, जीएसटी वाले, सरकारी डिपार्टमेंट कोई भी समझ लीजिए, या यहां तक कि प्राइवेट भी जो हैकर्स होते हैं या डिटेक्टिव्स होते हैं, इन सब के पास वो टेक्नोलॉजी होती है कि जिसके द्वारा डिलीट की हुई चीजें भी पुनः वो निकाल कर ला सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है, आपको आपके स्टोरेज में भी नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी वो टेक्नोलॉजी से वापस लेके आ जाते हैं। 6 मास पहले भी आपने व्हाट्सएप पर किसी के साथ चैटिंग किया और डिलीट कर दिया, तो भी वो वापस निकल के आ जाएगी। आपने इंस्ट्रूमेंट को जला भी दिया, खत्म भी कर दिया आपके मोबाइल को, तो भी वो सर्विस प्रोवाइडर के वहां से निकल के आ जाएगी। जो व्हाट्सएप कंपनी है उसके वहां से निकल के आ जाएगी। तो ये चीजें कहीं से भी निकल के आ जाती है। तो कोई ऐसा नहीं समझे कि ये परमानेंट खत्म हो जाती है। इसलिए बेटर क्या है कि हम ऐसी चीजें अपने यहां क्रिएट ही नहीं होने दें। एक बार क्रिएट हो गया तो फिर वो सदा के लिए
या तो हमारी एसेट्स बन जाती है या हमारी लाइबिलिटीज बन जाती है। तो हमको अपनी एसेट्स बढ़ानी है, न कि लाइबिलिटीज। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं आपको स्थूल बातें कह रहा हूं, लेकिन इसी की सूक्ष्म बातें भी हैं जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे एक कहानी याद आती है कि कैसे हमारे अंदर जो संस्कार बने हुए होते हैं वो प्रकट हो जाते हैं। और मूल बात तो आज के अपन इस चर्चा कर रहे हैं, इसका मेन पार्ट ही ये है कि हमने जो सोचा, जो बोला और जो किया वह किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। एक गुरुजी के यहाँ 2 बच्चे शिक्षा ले रहे थे। उनकी शिक्षा पूरी हुई तो गुरुजी ने, उन दोनों ने छुट्टी मांगी कि गुरुजी हमारी शिक्षा पूरी हो गई है, अब हम अपने अपने घर जाना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ, आप जरूर अपने अपने घर जा सकते हो, लेकिन आपका एक अंतिम पेपर बाकी है, वो पास हो जाएंगे तो आप घर जा सकते हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है गुरुजी, आप ले लीजिए पेपर। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, वो मैं कभी भी ले लूंगा, आप अभी भले घर के लिए रवाना होइए। तो उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, अभी ले लीजिए आप। कहा ठीक है। दोनों को एक फल दिया गुरुजी ने और कहा कि आप ये दोनों अलग अलग दिशाओं में जाइए और जहां आपको कोई नहीं देखता हो वहां आप ये फल खा लेना, फिर मेरे पास आना, शाम तक मेरे पास आ जाना। तो दोनों का ठीक है गुरुदेव। दोनों अलग अलग दिशा में गया, एक उत्तर दिशा में गया, एक दक्षिण दिशा में गया। तो जो उत्तर दिशा में गया उस शिष्य ने सोचा कि अभी मैं जंगल के बीच में आ गया हूं, यहां कोई भी नहीं है, यहां तक कि कोई पशु पक्षी भी नहीं है कि जिसकी आवाज सुनाई दे। तो गुरुजी ने जो ये काम मुझे सौंपा है, तो ये फल मैं यहां खा लूं तो मैं पास हो जाऊंगा। उसने वो फल खा लिया और फिर गुरु के आश्रम के लिए जाने के लिए निकल गया। जो दक्षिण दिशा में गया वो नदी पर गया, नाले पर गया, पेड़ के नीचे गया, पहाड़ी पर गया, सब जगह वो जावे। और जैसे ही वो फल खाने के लिए निकाले और उसको तुरंत कुछ एहसास हो और वो फल खाना बंद कर देवे, खावे ही नहीं। शाम होने आई, वो आखिर गुरुजी के पास आ गया, फल लेके आ गया। तो गुरुजी ने दोनों को देखा। तो जो उत्तर दिशा वाला शिष्य था उसने देखा कि अरे ये दक्षिण दिशा वाला तो फल अपने साथ में लेके आया है, तो ये तो हार गया, मैं जीत गया। वो खुश हो गया। तो गुरुजी ने देखा दोनों को, तो एक के हाथ में फल था, एक के हाथ में नहीं था। तो जिसके हाथ में नहीं था उसको पूछा गुरुजी ने कि आपने फल खा लिया? तो क्या हाँ गुरुजी, मैंने ऐसी जगह फल खाया कि जहां मुझे कोई नहीं देख रहा था, इसलिए मैंने फल खा लिया। तो गुरुजी ने दूसरे को पूछा कि भाई तेरे को ऐसी जगह नहीं मिली क्या, तूने फल क्यों नहीं खाया? तो उसने कहा गुरुजी, मैं बहुत जगह गया, लेकिन जहां भी मैं फल निकाल के खाने लगता तो मुझे अंदर से ऐसा एहसास होता कि परमात्मा मुझे देख रहा है, भगवान मुझे देख रहा है। मुझे बस अंदर से यही आवाज आती कि वो मुझे देख रहा है। तो फिर मैं वहां फल नहीं खा सकता। तो मैं भले 8-10 जगह गया गुरुजी,
लेकिन मुझे कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां मुझे भगवान नहीं देख रहा हो, इसलिए मैंने फल नहीं खाया। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ, तुम पास हो गए हो, तुम घर जा सकते हो। और जिसने फल खा लिया उसको थोड़े दिन और ट्रेनिंग के लिए अपने पास रख लिया। तो कहने का भाव यह है कि हवाओं के भी कान होते हैं। एयर हैज ईयर्स। तो हम ऐसा नहीं समझे कि हम जो कर रहे हैं वो किसी को पता नहीं है। यहां पर ब्रह्मा कुमारीज में जो राजयोग का कोर्स कराया जाता है, उस कोर्स के पहले ही दिन आत्मा के विषय में बताया जाता है, हमारे अपने स्वयं के विषय में बताया जाता है, आपके विषय में बताया जाता है कि इस शरीर को चलाने वाली हम चैतन्य आत्मा है, ज्योति बिंदु स्वरूप, और मन, बुद्धि और संस्कार ये आत्मा की तीनों शक्तियां हैं। मन सोचने का कार्य करता है, जो भी हमने सोचा बुद्धि उस पर निर्णय करती है कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और जो भी हम करते हैं वो हमारे संस्कार बनते जाते हैं, रिकॉर्डिंग होती जाती है। तो एक छोटी सी ज्योति बिंदु आत्मा जो भ्रिकुटी के मध्य में निवास करती है, पॉइंट ऑफ लाइट, जो इन आंखों से तो हम देख भी नहीं सकते हैं, ऐसी आत्मा, उस आत्मा में हमारे हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म की रिकॉर्डिंग भरी हुई है, और वह रिकॉर्डिंग समय प्रति समय बाहर आ जाती है। इसलिए कोई ये समझे कि मैं जो सोच रहा हूं वो किसी को पता नहीं है, तो ये गलतफहमी है। आपको पता रहे कि हमारे संकल्प वो सबसे पावरफुल कर्म है। जिस प्रकार से अगर मैं आपको ये पेन निकाल के दूं तो एक फिजिकल कर्म हो गया कि मैंने ये पेन आपको दिया, वो दिखाई दे रहा है और वो सामने सामने ही होता है। या तो मुझे आपको कुरियर से भेजना पड़ेगा अगर आप दूर हैं तो, नहीं तो आप सामने हैं तो मैं निकाल के आपको दे दूंगा। लेकिन संकल्प हम जहां भी बैठे हैं वहां से जो भी हम संकल्प कर रहे हैं वो सभी संकल्प इस वातावरण में आ जाते हैं, और जिसके लिए, चाहे व्यक्ति, चाहे वस्तु, चाहे कोई स्थान, चाहे कोई घटना, जिसके भी लिए हमने संकल्प किया है वो संकल्प तुरंत वहां तक पहुंचते हैं, और न सिर्फ पहुंचते हैं पर उसको इफेक्ट भी करते हैं, उसको टच भी होते हैं। अब ये तो साइंस भी प्रूव कर दिया है। अभी तो जो पहले लोग नहीं मानते थे, अब साइंस ने उसको प्रूव कर दिया है। तो हमारा हर संकल्प वो एक पावरफुल कर्म है जो हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए। इसीलिए क्या कहते हैं, सोचने से पहले सोचना है कि मुझे क्या सोचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सोचने से पहले सोचना है कि मुझे क्या सोचना है। अगर हमने कोई वेस्ट या नेगेटिव थॉट कर लिया तो वो हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी, वो हमारे लिए कहीं न कहीं आगे प्रॉब्लम करने वाला बन जाएगा। इसीलिए सकारात्मक, पावरफुल, शुभ भावना वाला, कल्याणकारी संकल्प ही हमको करना है, यह हमको ध्यान में रहे। बोल, हमारे बोल जो भी निकलते हैं मुंह से वो व्यक्तियों तक पहुंचते हैं, चाहे हमने अकेले में बोला हो, चाहे किसी के सामने बोला हो,
चाहे एक के सामने बोला हो, वो फैल जाते हैं और वो बोल भी हमारे संस्कारों के अनुसार निकलते हैं। एक बार क्या हुआ, कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक व्यक्ति आया और उसने राजा को मैसेज भिजवाया कि मैं दुनिया की कई भाषाएं जानता हूं, आपके दरबार में क्या कोई ऐसा विद्वान है जो ये पता कर सके कि मेरी मदर टंग, मातृभाषा कौन सी है। अगर वो मुझे बता देगा कि ये मेरी मातृभाषा है तो मैं सदा आपका सेवक बनकर यहां सेवा करूंगा, और अगर वो कोई भी नहीं बता सका तो आप मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देना। ऐसा चैलेंज, चुनौती राजा के पास उन्होंने कहलवाई। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि अच्छा, ऐसा विद्वान है कि जिसको इतनी भाषाएं आती है और हम उसकी मातृभाषा नहीं पहचान सके। तो राजा ने उसको दरबार में बुलाया, सभी दरबारियों को भी बिठाया और उसको कहा कि हाँ, आप बोलिए अभी। तो उसने अलग अलग कई भाषाओं में 2-2 मिनट प्रवचन दिया, लेकिन हर बात वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ और इतनी स्पष्ट रूप से बोलता था कि कोई ये जज नहीं कर सका कि उसकी मातृभाषा कौन सी हो सकती है। सभी कंफ्यूज थे। आखिर राजा ने पूछा दरबारियों को कि भाई, आप में से कोई बता सकता है कि इसकी मातृभाषा कौन सी है? तो सभी ने कहा कि महाराज नहीं बता सकते। तो राजा ने कहा ठीक है, तो आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं हम देंगे। तो एक दरबारी ने कहा कि महाराज, भले ये व्यक्ति बहुत विद्वान है, इतनी भाषाएं बोल रहा है, लेकिन अभी इसकी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। इसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं हम बाहर जो बगीचा है वहां देंगे, तब तक हम साथ में जाते हैं। राजा ने बोला ऐसा क्यों? तो दरबारी ने कहा मेरा निवेदन है, वहां तक के लिए ये परीक्षा चालू रखिए, फिर आप बगीचे में इनको 1000 स्वर्ण मुद्राएं जरूर दे देना अगर ये जीत जाए तो। राजा ने उस व्यक्ति को पूछा ठीक है? उसने कहा हाँ, मुझे मंजूर है। राजा ने कहा ठीक है, आप जाइए बगीचे में। तो वो दरबारी और वो विद्वान दोनों ही बगीचे के लिए निकले, उनके पीछे पीछे अन्य लोग भी थे। जब वो राजमहल की सीढ़ियां उतर रहे थे तो बात कर रहे थे आपस में दोनों ही। जब बात करते करते उतर रहे तो अचानक उतरते उतरते उस दरबारी ने उस विद्वान के पैरों में पैर को टच किया, जैसे वो टांग लगाते हैं ना गिराने के लिए, तो इस प्रकार से उन्होंने पैरों को टच किया गिराने के लिए। तो वो विद्वान गिरते गिरते बचा, और जैसे ही वो गिरते गिरते बचा तो उसके मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए। एकदम वो चौंक गया ना, तो अपशब्द निकल गए उसके मुंह से भय में। और जो वो अपशब्द उसके मुंह से भय में निकले, तुरंत दरबारी ने कहा कि ये आपकी मातृभाषा है। और राजा को कहा कि राजा, ये इसकी मातृभाषा है। तो उस विद्वान ने स्वीकार किया कि हाँ, यही मेरी मातृभाषा है, क्योंकि आत्मा में संस्कार जो है वो भरे हुए रहते हैं, और जब ऐसी कोई बात आती है तब वो प्रकट हो जाते हैं। तो ये हमें निश्चिंत नहीं रहना चाहिए कि मैं कुछ भी बोल रहा हूं, कुछ भी सोच रहा हूं, किसी को पता नहीं है। ऐसी बात नहीं है। हम जो सोच रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, वह सब तक उसकी सुगंध जा रही है या दुर्गंध जा रही है। उस प्रकार से हमारे आसपास का वातावरण बन रहा है, उस प्रकार से हमारा व्यक्तित्व बन रहा है, जो सबको पता चल रहा है।
कुछ भी चीज छुपाए छुप नहीं सकती। ये बात हमको याद रखना चाहिए। नष्ट कुछ भी नहीं होता है। जो मैंने बताया ना, एक बार जिसकी रचना हो गई, चाहे वो संकल्प है, बोल है या कर्म है, जिसकी रचना एक बार हो गई वो नष्ट नहीं होता है, वह तो अमर हो जाता है, सदा काल के लिए हो जाता है। इसलिए हमें बहुत ही ये चीज ध्यान से हमको अपने जीवन में लानी है। संकल्पों का मैंने आपको बताया कि कैसे ट्रैवल करते हैं। अब उसका आपको एक स्थूल उदाहरण बताऊं कि आप अपना मोबाइल में चालू करते हैं और YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं। अब जिसने वो वीडियो बनाया, रिकॉर्ड किया, वो तो कब किया होगा, लेकिन बिना किसी तार से जुड़े हुए भी आपको वो वीडियो में उसका फोटो भी दिखाई दे रहा है, उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है, उसकी मुस्कुराहट भी दिखाई दे रही है, उसका रोना हुआ चेहरा भी दिखाई दे रहा है। ये कैसे संभव हुआ? वो तार किसी भी तार से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो वातावरण में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो चारों तरफ फैली हुई है, वो जब उस मोबाइल में उस फ्रीक्वेंसी पर टच होती है तो वो डिकोड हो जाती है, और डिकोड होके फोटो भी दिखाई देता है, वीडियो भी दिखाई देता है, आवाज भी दिखाई देती है, सुनाई देती है। तो ये वेव्स जो है, ये वेव्स के रूप में हर चीज ट्रैवल करती है, बस केवल उस फ्रीक्वेंसी पर मैच होके डिकोड होने की बात होती है। तो हमारे मन में भी हमने जो यहां से सोचा वो फ्रीक्वेंसी के रूप में वातावरण में आ गया और वह उस वातावरण में फैल गया। फिर जैसे ही वो किसी व्यक्ति के पास पहुंचेगा, वस्तु के पास पहुंचेगा और वहां वो डिकोडिंग ठीक होगा, तो उसको वो चीज उसी रूप में अनुभव होगी, सुनाई देगी। ये बहुत गहरा लेकिन सही सिद्धांत है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि इस अविनाशी आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, हम जानते हैं, तो इसमें हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। तो हम इस राजयोग के द्वारा अपने जीवन को हम इतना सकारात्मक बनावें, जो हमारे संकल्प, हमारे बोल और हमारे कर्म इतने सकारात्मक हो कि हमें सपने में भी किसी बात का भय नहीं हो। हम कुछ नेगेटिव करेंगे तो भय उत्पन्न होगा, तो फिर किसी को कहना पड़ेगा कि आप किसी को बताना नहीं। अगर हम सकारात्मक कर रहे हैं तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं होगा, चाहे वो किसी को भी पता चल जाए, चाहे वो हवाओं के भी कान हो, तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने अच्छा कर्म किया है, सकारात्मक कर्म किया है, सबकी भलाई के लिए किया हुआ है, संकल्प किया, बोल किया, कर्म किया। लेकिन ये सदा हमारा जीवन ही ऐसा बन जाए, उसके लिए मेहनत की जरूरत है। हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत क्या है? मेहनत कुछ नहीं, अभ्यास है। इस राजयोग के अभ्यास के द्वारा हम अपने जीवन में ये सकारात्मकता ला सकते हैं कि हमारा जीवन किसी को भी पता चले तो भी वह जीवन से उसको कोई न कोई प्रेरणा ही मिले। हमारे ब्रह्मा कुमारी के जो मुख्य प्रवक्ता थे पहले, भ्राता जगदीश जी, उनकी एक बहुत सुंदर कहानी आती है कि वो एक सरकारी ऑफिस में किसी नोटिस का जवाब देने के लिए गए। अब वो गए, अकेले थे, हाथ में कागज की फाइल थी, लेकिन आधा घंटा उनको बाहर इंतजार करना पड़ा। उस ऑफिस के बाहर बेंच कुर्सी लगी हुई थी, वहां बैठकर उनको इंतजार करना पड़ा। अंदर कोई मीटिंग चल रही थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे अंदर सब,
तो उनको कहा कि जब हम आपको बुलाएंगे तब आप अंदर आना। तो वो बैठे रहे आधा घंटा, और उसके बाद उनको अंदर बुलाया तो वो ऑफिसर ने नोटिस देखी, फिर इनसे थोड़ी बातचीत पूछी और फिर काम कर दिया। फिर उसने एक बात बताई कि मेरा आज मूड नहीं था आपका मैं ये काम कर दूं, मुझे इसमें कुछ कमियां लग रही थी, लेकिन मैंने देखा कि आप आधा घंटे से बाहर इंतजार कर रहे थे और मैं आपको देख रहा था सीसीटीवी के द्वारा नहीं, आते जाते हुए बाहर में आया था एक दो बार, तो मैंने देखा कि आप कैसे इधर उधर देखे बिना या इधर उधर बातें किए बिना शांति से आप बैठे थे बाहर, जैसे आप भगवान की याद में बैठे हो, ऐसा मुझे लग रहा था। और आपकी इस पॉजिटिविटी ने, आपकी इस शांति ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो देखिए, हमारा सकारात्मक व्यक्तित्व बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाता है, बिना बोले भी बहुत मैसेज दे जाता है। तो हमें अपने जीवन में ये अनुभव करना है कि क्या हमारा जीवन ऐसा सकारात्मक बना है जो हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारे संकल्प न सिर्फ हमको सुख दे, हमको खुशी दे, लेकिन जो भी हमारे संपर्क में आवे सभी को खुशी मिले। और फिर अगर हवाओं के भी कान होते हैं तो भी वो हमें खुशी ही देंगे, कोई भय पैदा नहीं करेंगे और हम एक खुशनुमा जीवन जी सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।